नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक करने वाले हैं और कैलेंडर का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे नॉर्मली यही सोचते हैं कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को दिनों का गैप दे दिया जाता है, महीनों का गैप दे दिया जाता है और तो और सालों का गैप दे दिया जाता है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कभी कभार 30-40 साल का गैप देकर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। उस समय बच्चा यही सोचता है कि इतना गैप देकर क्वेश्चन पूछा गया, इस चीज को कौन कैलकुलेट करेगा, इतने बड़े बड़े गैप कौन निकालेगा, इनके बीच के दिन को किस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। तो काफी समस्याएं होती है और उस टाइम बच्चा इन क्वेश्चनों को स्किप करना ज्यादा पसंद करता है। लेकिन बच्चे यकीन मानिए, यदि आज आप लोगों ने ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया तो बच्चे लॉन्ग टर्म तक आप लोगों को ये टॉपिक याद रहने वाला है। एक बार आप लोग मुझसे ये टॉपिक पढ़ लीजिए, आप लोगों को समस्या नहीं होगी इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि इस तरीके से आप लोगों को करवाने वाला हूं। केवल एक ही तरीका, पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर केवल एक ही तरीका लगाने वाले हैं और उस तरीके का नाम है बच्चे विषम दिन, अतिरिक्त दिवस, ओड डेज। काफी अलग अलग नामों से आप लोग इस चीज को जानते हैं। कुछ बच्चे विषम दिन बोलते हैं, कुछ बच्चे अतिरिक्त दिवस बोलते हैं और कुछ बच्चे ओड डेज के नाम से भी इसको जानते हैं। सारी चीजें बताऊंगा, विषम दिन क्या होता है, ओड डेज क्या होता है, किस तरीके से निकालना होगा। लेकिन आप लोग बस लास्ट तक बने रहना। शुरुआत में टॉपिक का कंसेप्ट समझाने वाला हूं 15 से 20 मिनट के लिए। उस कंसेप्ट को आप लोगों ने अगर अच्छे से कर लिया तो बच्चे पूरा का पूरा टॉपिक चुटकियों में हो जाएगा। क्वेश्चन की बात अपन थोड़ी सी देर बाद करेंगे, पहले उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं पूरे टॉपिक का कि क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला, लेकिन अच्छे से करेंगे। इस चीज को आप लोग जान लीजिए, विषम दिन का कंसेप्ट जो है वो बच्चे इंपॉर्टेंट होगा। पहले आप लोगों को मैं कुछ जानकारियां दे देता हूं कि कैलेंडर के टॉपिक के अंदर बच्चे किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। नॉर्मली आप लोगों को पता है एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। 1 तारीख का वार हमें पता होगा, उससे आगे वाली या फिर उससे पीछे किसी तारीख का वार आप लोगों से पूछा जाता है। नॉर्मली इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखिए बच्चे, कैलेंडर के टॉपिक में आप लोगों को ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है उनको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चे अपन वर्ष की बात करते हैं। वर्ष के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इतना तो आप लोग सब जानते हैं कि सर जो साल होते हैं, जो वर्ष होते हैं वो नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। नाम भी आप लोगों को पता है उनका। एक वर्ष ऐसा होता है जिसको हम लोग साधारण वर्ष बोलते हैं, साधारण वर्ष। और एक वर्ष बच्चे ऐसा होता है जिसको आप लोग ये लीप वर्ष के नाम से जानते हो। लीप वर्ष को अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो अधिवर्ष नाम यूज में लिया जाता है। साधारण वर्ष, लीप वर्ष, दोनों की खास बात क्या होगी? साधारण वर्ष जो होगा बच्चे उसके अंदर 365 दिन होते हैं, इतना जानते होंगे आप लोग। और सर जो लीप वर्ष होता है उसके अंदर 366 दिन होते हैं, ये सबको पता होगा। साधारण वर्ष और लीप वर्ष इतना नॉर्मली जानते हैं बच्चे। 365 दिन होगा। एक खास बात और है कि सर इसके अंदर जो फरवरी होगी ना वो 28 दिन की होती है, यानी फरवरी जो है वो 28 दिन की रहने वाली है। और यहां पर एक दिन एक्स्ट्रा होगा, इसलिए जो फरवरी होती है बच्चे वो 29 दिनों की होती है, यानी फरवरी जो है वो 29 दिन तक रहने वाली है। समझ में आई इतनी बात? और सर इनको पहचानने कैसे? इनकी पहचान किस तरीके से होगी कि कौन सा साधारण वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है? तो बच्चे आप लोग एक नॉर्मल सी चीज याद रखना, जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ऐसा कोई वर्ष जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो कैसा वर्ष माना जाता है? वो लीप वर्ष माना जाता है। इतना जानते हैं? तो इसकी जो पहचान होगी बच्चे वो क्या होगी? इसकी पहचान है 4 से भाग जाएगा। समझ में आया? यानी ऐसा कोई वर्ष है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला गया तो बच्चे वो लीप वर्ष माना जाएगा, और जिसमें 4 का भाग नहीं गया तो बच्चे वो कैसा वर्ष माना जाएगा? साधारण वर्ष माना जाएगा। इतना भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर जो लीप वर्ष है वो हर 4 साल के बाद आता है, पढ़ा होगा, सब बच्चे जानते हैं इस बात को। लेकिन बच्चे ये बात बिल्कुल सही नहीं है। सही तो है, हर 4 साल के बाद में लीप वर्ष आता है, ठीक है बात, लेकिन हर बार 4 साल के बाद आएगा ये जरूरी नहीं है। कभी कभार 8 साल का गैप भी लग जाता है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा कैसे लगता है। फिर इनकी पहचान हो गई
4 से जिसमें भाग जाएगा सर वो लीप वर्ष माना जाएगा, और जिसमें 4 का भाग नहीं गया वो एक साधारण वर्ष माना जाएगा। इतना आप लोगों ने देख लिया। अब बच्चे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सर 4 से भाग देने का नियम क्या होता है। किसी भी संख्या के अंदर 4 का भाग जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा, क्या उस पूरी की पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग देना है क्या? तो ऐसी बात नहीं है। 4 से भाजकता का नियम बच्चों ने पढ़ रखा होगा। 4 का भाग का नियम क्या कहलाता है बच्चे, कि अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में भी बच्चे 4 का भाग जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक संख्या लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 1664, तो इस संख्या में 4 का भाग जाएगा या 4 का भाग नहीं जाएगा, ये आप लोगों को चेक करके बताना है। 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये आप लोगों को चेक करना है। तो बच्चे पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं देना आप लोगों को। आप लोगों को करना क्या होगा, केवल लास्ट की 2 संख्या में 4 का भाग देकर देख लीजिए। यदि लास्ट की 2 संख्या 4 से विभाजित है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित है। यदि लास्ट की 2 संख्या में 4 का भाग नहीं गया, इसका मतलब इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाने वाला। समझ में आई बात? तो सर 64 तो 4 से कैंसिल आउट होता है पूरा पूरा, हमें पता है। इसका मतलब 1664 के अंदर भी बच्चे 4 का भाग जाएगा। समझ में आई बात? तो पूरी संख्या में 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 संख्या के अंदर 4 का भाग देकर ही चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं कुछ एक एग्जांपल लिखता हूं, आप लोग मुझे बताना कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। जैसे साधारण वर्ष क्या होगा सर, जिसमें 4 का भाग नहीं जा रहा। जैसे मैंने 1662 लिख दिया, 4 का भाग जाएगा क्या? लास्ट 62 के अंदर 4 का भाग देकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा सर 4 का भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब सर ये साधारण वर्ष है। 1670 सर 4 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब सर ये साधारण वर्ष होगा। 1559 सर 4 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष होगा। तो बच्चे साधारण वर्ष की बात यही है, जिसके अंदर 4 का भाग नहीं जाता वो साधारण वर्ष है, और जिसमें 4 का भाग जाएगा बच्चे वो कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष माना जाएगा। 1884 हाँ सर 4 से विभाजित होता है। क्यों? क्योंकि 84 के अंदर 4 का भाग देकर देखेंगे, 84 में भाग चला गया तो 1884 में भी जाने वाला है। फिर बच्चे जैसे 1904 आ गया, ये भी बच्चे साधारण लीप वर्ष ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सर 04 में 4 का भाग जाता है, इसका मतलब 1904 में भी भाग जाएगा। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है। जैसे 2000 सर हाँ इसके अंदर भी आप 4 का भाग दे सकते हो, हालांकि 4 का भाग देकर चेक नहीं करना होता, शताब्दी वर्ष है, थोड़ी सी देर बाद बताऊंगा। हाँ सर इसके अंदर 4 का भाग जाता है, अभी तो यही समझ लीजिए लीप वर्ष माना जाएगा। 2004 लीप वर्ष होगा, 2008 लीप वर्ष होगा, 2016 सॉरी 1216 एक ही बात थी, 2016 लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इनके सब के अंदर 4 का भाग जा रहा है। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। साधारण वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष कौन सा होगा, पहचान कर लोगे अच्छे से। इसके ऊपर भी बच्चे क्वेश्चन आ जाते हैं, बोल देगा कि इनमें से कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है, पहचान कीजिए। तो आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर समझ में आई बात? साधारण वर्ष और लीप वर्ष का कंसेप्ट क्लियर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए एक वर्ष और आता है बच्चे, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष की खास बात क्या होगी? शताब्दी वर्ष किसको बोला जाता है सर? शताब्दी वर्ष क्या होता है? शताब्दी वर्ष तो बच्चे शताब्दी वर्ष की अगर मैं बात करूं ना, तो जिसके अंदर 100 का भाग चला जाए वो शताब्दी वर्ष माना जाएगा। जिसमें 100 का भाग चला जाए, जिसमें 100 का भाग चला जाए वो बच्चे शताब्दी वर्ष होता है। या फिर आप लोग ये मान सकते हैं कि सर जिसके लास्ट में कम से कम 2 जीरो हो वो शताब्दी वर्ष माना जाएगा। जैसे 100वां साल शताब्दी वर्ष था, 200वां साल शताब्दी वर्ष था, 300वां साल शताब्दी वर्ष था, 800वां साल शताब्दी वर्ष था, 1200वां साल शताब्दी वर्ष था, 1600वां साल शताब्दी वर्ष था, 2000वां साल शताब्दी वर्ष था, 2100वां शताब्दी वर्ष था। समझ में आई बात? और बच्चे शताब्दी वर्ष को चेक कैसे किया जाता है? जितने भी वर्ष लिखे हैं सब शताब्दी वर्ष है। यदि मैं आप लोगों से ये पूछूं कि 100वां जो साल था वो था तो शताब्दी वर्ष, लेकिन बच्चे लीप वर्ष था या साधारण वर्ष था, तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, वो 4 का भाग देकर चेक करते हैं कि सर 4 का भाग देंगे, 100 के अंदर 4 का भाग जाता है तो ये लीप वर्ष माना जाएगा, लेकिन गलत है।
क्योंकि शताब्दी वर्ष की खास बात क्या होती है, उसको अगर चेक करना है कि वो लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है, तो बच्चे कैसे किया जाता है, 4 की जगह 400 का भाग देना पड़ता है। समझ में आई बात? यदि इसके अंदर 400 का भाग गया तो कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष माना जाएगा। यदि 400 का भाग नहीं गया तो बच्चे साधारण वर्ष माना जाएगा। समझ में आया? तो 100वां जो साल था वो कैसा वर्ष था सर, 400 से तो डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब बच्चे ये कैसा वर्ष था सर, ये नॉर्मल ईयर था। 200 के अंदर 400 का भाग जाएगा क्या, नहीं जा सकता, इसका मतलब सर ये भी कैसा वर्ष होगा, नॉर्मल ईयर होगा। 300 के अंदर भी भाग नहीं जाता तो ये भी बच्चे कैसा वर्ष था, नॉर्मल ईयर था। सर 800 के अंदर 400 का भाग जाता है, इसका मतलब ये कैसा वर्ष माना जाएगा बच्चे, ये लीप ईयर होगा, ये जो होगा वो लीप ईयर माना जाएगा। 1200 के अंदर भी सर 400 का भाग जाता है तो ये भी कैसा वर्ष माना जाएगा सर, लीप ईयर माना जाएगा। 1600 के अंदर भी 400 का भाग जाता है, इसका मतलब ये कैसा वर्ष होगा सर, ये लीप ईयर होगा। समझ पाए? साधारण वर्ष, लीप वर्ष। नॉर्मल अगर कोई साल होता है तो उसमें 4 का भाग देकर चेक करना होता है, 4 का भाग गया मतलब लीप वर्ष, 4 का भाग नहीं गया मतलब साधारण वर्ष। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष आ गए तो उनको बच्चे 4 की बजाय आप लोग 400 का भाग देकर चेक करोगे हमेशा। 400 का भाग अगर चला गया तो लीप वर्ष, अगर 400 का भाग नहीं गया तो साधारण वर्ष कहलाएगा। समझ में आई बात? 2000 में 400 का भाग जाता है बच्चे, लीप ईयर होगा। लेकिन सर 2100 के अंदर 400 का भाग नहीं जाता तो ये कैसा वर्ष होगा सर, ये नॉर्मल ईयर होगा। समझ पाए? साधारण वर्ष को पहचान लोगे, लीप वर्ष को पहचान लोगे, और जो शताब्दी है उसको भी आप लोग पहचान लोगे कि साधारण है या फिर लीप है। ठीक है बात? अब उस चीज की बात करते हैं जिसको बच्चे नॉर्मली सोचते हैं कि सर हर 4 साल के बाद में लीप वर्ष आता है ना दिमाग के अंदर ये बात कि हर 4 साल के बाद में लीप वर्ष आता है। देखना कभी कभार 8 साल का गैप लगता है, कब लगता है बताता हूं। देखो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिख दिया कि 1692 कैसा वर्ष है बच्चे, आप लोग 92 को चेक करोगे, 4 का भाग देकर 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब सर ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो सर इसके 4 साल बाद लीप वर्ष आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। 1696 कैसा वर्ष है बच्चे सर, लीप वर्ष है, क्योंकि 96 के अंदर 4 का भाग जाता है तो 1696 में भी जाएगा। ये बच्चे आप लोगों का लीप ईयर था, ये भी आप लोगों का लीप ईयर ही था। तो सर इसके 4 साल बाद भी लीप ईयर आना चाहिए, आना तो चाहिए। और 4 साल बाद कौन सा साल आएगा सर, 1700वां साल आएगा। 1700 के अंदर 4 का भाग देकर बच्चे चेक करते हैं, 4 का भाग तो जाएगा क्योंकि लास्ट में 00 आ रहा है, 4 का भाग जाएगा। तो 4 का भाग देकर देखेंगे, इसको भी बोलेंगे लीप ईयर, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, जैसे शताब्दी वर्ष आएगा 4 की जगह आप लोगों को 400 का भाग देकर चेक करना होता है बच्चे। 400 का भाग जाता है क्या, आप लोग बोलोगे सर नहीं जाता। नहीं जाता तो फिर कैसे लीप वर्ष माना जाएगा, साधारण वर्ष होगा बच्चे ये। यानी सर 4 साल बाद हमारा साधारण वर्ष आया है, लीप वर्ष तो नहीं आया। लेकिन इसके 4 साल बाद अगर देखोगे सर 1704 साल आएगा, और ये साल जो है वो लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि सर 04 आ रहा है, 4 का भाग जाएगा, इसका मतलब सर यहां से 4 साल बाद तो फिर से लीप वर्ष आ गया। तो टोटल कितने साल का गैप लग गया, 1696 के बाद में वापस से लीप वर्ष आने में कितना टाइम लगने वाला है बच्चे, 8 साल का गैप लगने वाला है। तो दिमाग के अंदर रखना इस चीज को, बीच में जब शताब्दी आती है ना तभी 8 साल का गैप लग सकता है, वरना अगर नॉर्मल आप लोग साल लेकर चलते हो तो हर 4 साल के बाद में लीप वर्ष आएगा। लेकिन अगर बीच में शताब्दी आ गई ना तो उस टाइम हर बार भी जरूरी नहीं होगा, लेकिन उस टाइम ऐसा बहुत बार होता है जब 8 साल का गैप लगता है। क्यों? क्योंकि सर उस शताब्दी को चेक करना पड़ेगा हमें 400 से भाग देकर। अगर 400 का भाग चला जाता तो बच्चे 4 साल बाद आ जाता, लेकिन 400 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए 8 साल के बाद में लीप वर्ष आया है। तो समझ गए इस चीज को, 3-4 बातें बताई है, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट हो गई होगी। साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष क्या होता है, हर 4 साल के बाद में लीप वर्ष आता है, कभी कभार 8 साल के बाद में भी लीप वर्ष आता है। इतना अच्छे से समझ गए ना, क्लियर है बात। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं बच्चे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, विषम दिन क्या होते हैं। विषम दिन का कंसेप्ट आप लोग अच्छे से समझिए। विषम दिन के ऊपर ही पूरा का पूरा अपना कैलेंडर का टॉपिक रहने वाला है। कैसा भी क्वेश्चन हो विषम दिन से ही उसको सोल्व करने वाले हैं। देखिए
विषम दिन की बात करता हूं बच्चे। विषम दिन क्या होता है? विषम दिन, कुछ बच्चे इसको अतिरिक्त दिवस के नाम से भी जानते हैं। अतिरिक्त दिन बोलो, दिवस बोलो। और कुछ बच्चे इसको ओड डेज के नाम से भी जानते हैं। बात बेटा एक ही है। ओड डेज लिख दो, चाहे विषम दिन लिख दो, चाहे अतिरिक्त दिवस लिख दो, बात एक ही है। होते क्या है, किसी भी संख्या को 7 से भाग दोगे, कोई भी संख्या है आप लोग उसको 7 से भाग दोगे। 7 से भाग देने के बाद में जो शेष फल बचेगा ना, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष फल बचेगा, वही बच्चे विषम दिन कहलाता है। तो सर 7 से भाग देने के बाद में जो शेष फल बचेगा उसको विषम दिन बोला जाता है। हाँ, उसको विषम दिन बोला जाता है। तो बस सर 7 का अगर मैं किसी भी संख्या में भाग दूं तो क्या क्या शेष फल बच सकता है? सर 7 का पूरा पूरा भाग चला गया तो 0 बच सकता है, बिल्कुल बचेगा। सर 7 का भाग दूं तो क्या 1 शेषफल बच सकता है? बिल्कुल बचेगा। सर 7 का भाग दूं तो 2 भी शेषफल बच सकता है, 3 भी बचेगा, 4 भी बचाया जा सकता है, 5 भी बचाया जा सकता है, और सर 6 भी बचाया जा सकता है। 6 से ज्यादा तो नहीं बचा सकते। अगर किसी संख्या में 7 का भाग दे रहे हो तो 6 से ज्यादा तो शेषफल नहीं बचेगा ना। जैसे 6 से ज्यादा शेषफल बचे, वापस से उसमें 7 का भाग दे देना बच्चे। समझ में आई चीज? इस बात को याद रखना। जैसे 6 से ज्यादा शेषफल बचेगा, हमें वापस से 7 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हमें शेषफल जो है वो यही बचाने। तो शेषफल यही बचेंगे। इसका मतलब सर जो विषम दिन होते हैं ना, बस वो यही हो सकते हैं। इनके अलावा कोई विषम दिन हो ही नहीं सकता। या तो विषम दिन 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 या फिर 6 भी हो सकता है। इससे ज्यादा विषम दिन नहीं हो सकता। अगर बाई चांस इससे ज्यादा विषम दिन बचे तो बच्चे वापस 7 का भाग दोगे। बचेंगे, थोड़ी देर बाद देखना कि सुनो को बचेंगे, लेकिन उस टाइम हमें करना क्या होगा? 7 का भाग देना होगा। समझ में आई चीज? अच्छा, एक चीज और बेटा, चलो वो यही बता दूंगा मैं आप लोगों को। अब सर हमें महीनों के बारे में पता होना चाहिए कि किस महीने के अंदर कितने विषम दिन आते हैं। बहुत जरूरी है बेटा। हर एक महीने के बारे में आप लोगों को यह नॉलेज होना चाहिए कि सर इस महीने में विषम दिन कितने होंगे। विषम दिन का मतलब सर इस महीने में जितने दिन होंगे उसमें 7 का भाग देकर देखेंगे, जो शेष फल बचेगा उससे में मतलब होगा, उसी को विषम दिन बोला जा रहा है। तो जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सर जनवरी के अंदर कितने विषम दिन, तो आप लोग बोलोगे कि सर जनवरी के अंदर 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन के अंदर अगर 7 का भाग दोगे तो बच्चे विषम दिन कितना बचने वाला है? सर 28 तक तो भाग जाएगा 7 का, बचेंगे कितने? 3। यानी इसके अंदर 3 विषम दिन होने वाले हैं। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूं। यह चीज आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूं बेटा। देखो, अच्छा क्वेश्चन ही आ गया इतना जल्दी? चलो वहीं समझ लेते हैं वापस से, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉपी करेंगे, टाइम लगेगा, छोड़ो। जनवरी की बात कर रहा हूं। सर जनवरी के अंदर कितने विषम दिन होंगे? जनवरी के अंदर कितने विषम दिन होंगे? तो आप लोग कहोगे कि सर जनवरी जो है वो 31 दिनों की होती है, और अगर 31 दिन आ गए तो सर उसके अंदर हम लोग 7 का भाग देंगे, और 7 का भाग देंगे तो बच्चे 28 तक भाग जाएगा, बचेगा कितना? 3। यानी विषम दिनों की संख्या कितनी है? 3। फिर बात आती है बच्चे फरवरी की। तो सर फरवरी तो हमें यह देखनी होगी ना कि लीप वर्ष वाली है या फिर साधारण वर्ष वाली है, क्योंकि फरवरी के अंदर बच्चे 28 दिन भी हो सकते हैं और फरवरी के अंदर 29 दिन भी हो सकते हैं। अगर फरवरी 28 वाली है यानी साधारण वर्ष वाली फरवरी है, तो सर 28 में तो 7 का भाग जाता है पूरा पूरा। इसका मतलब इसके अंदर अगर लीप वर्ष साधारण वर्ष वाली फरवरी हुई तो बच्चे विषम दिनों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 0। लेकिन यदि फरवरी जो है वो लीप वर्ष वाली हुई तो सर विषम दिनों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 1। समझ में आ गई बात? फिर आता है बच्चे मार्च की अगर बात करूं तो सर 31 दिनों का होता है। ये तो पता है ना कौन सा महीना कितने दिनों का होता है? अरे मुक्का खाया है ना, कभी खाया होगा आप लोगों ने, तो उस मुक्के को याद रखो ना। बचपन में ऐसे करते थे कि सर जो ऊपर आता है वो तो 31 दिन का, और जो नीचे आता है वो 30 दिन का कहलाता है। तो जनवरी, फरवरी का तो केस अलग ही रहता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी ऊपर, अगस्त भी ऊपर। और जुलाई और अगस्त 2 महीने ऐसे होते हैं बच्चे जो लगातार 31 के आते हैं, याद रखना। फिर जुलाई अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। मुक्का खा के देखना कभी, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चे एक महीना 31 का आएगा, एक 30 का आएगा, एक 31 का आएगा, एक 30 का आएगा। बस याद क्या रखना है फरवरी के बारे में, सर लीप वाली हुई तो 29 की होगी, साधारण हुई तो 28 की होगी। उसके बाद में जुलाई और अगस्त 2 महीने ऐसे होंगे जो 31 के चलेंगे लगातार, बाकी सब के अंदर 30, 31, 30, 31, 30, 31 ही चलता है। तो सर मार्च आया 31 का होगा, यानी सर लीप वर्ष इसमें विषम दिन कितने माने जाएंगे? 3, क्योंकि 28 तक भाग जाता है। मार्च के बाद में अप्रैल आएगा, सर 30 का आएगा, कितने विषम दिन माने जाएंगे? सर 2। अप्रैल के बाद में मई आएगा, मई के अंदर कितने? सर 31 दिन, 31 का मतलब सर 3 विषम दिन। मई के बाद में बच्चे जून आएगा, और जून के अंदर कितने? 30 दिनों का होता है, विषम दिन कितने माने जाएंगे? 2। फिर बच्चे जुलाई आएगा, और जुलाई के अंदर बच्चे 31 होगा, 31 का मतलब 3 विषम दिन। फिर बच्चे अगस्त आएगा, और अगस्त के अंदर कितने माने जाएंगे? 31 दिन, 31 दिन का मतलब 3 विषम दिन। 31 के बाद में या फिर अगस्त के बाद में सर सितंबर आएगा, सितंबर के अंदर कितने? 30 माने जाएंगे, 30 का मतलब सर 2 विषम दिन। सितंबर के बाद में बच्चे अक्टूबर, अक्टूबर के अंदर 31, 31 का मतलब सर 3 विषम दिन। अक्टूबर के बाद में नवंबर, नवंबर का मतलब बच्चे 30 दिन, 30 दिन का मतलब 2 विषम दिन। और फिर आता है बच्चे दिसंबर, और दिसंबर के अंदर 31 दिन होते हैं, 31 दिन का मतलब 3 विषम दिन। समझ में आई बात? बस 30, 31, 30, 31 याद रखना है, फिर 3, 2, 3, 2, 3, 2 याद रखना है, क्योंकि सर ये कंसेप्ट चल रहा है। फरवरी को याद रखेंगे, बस 28 वाली है, 29 वाली है, उसका 0 या 1 बचता है, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस होगी। विषम दिन का कंसेप्ट अच्छे से याद रख लेना बेटा, बार बार बता रहा हूं, हर बार बता रहा हूं, विषम दिन को याद रखोगे, पूरा का पूरा टॉपिक विषम दिन पे रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चनों की बात करेंगे, क्वेश्चनों की भी बात करेंगे बेटा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ एक कंसेप्ट और समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने आप लोगों को यह बोला कि 100 वर्षों के अंदर, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? सर कितने लीप वर्ष होते हैं? शुरुआत के जो 100 वर्ष थे, कितने लीप वर्ष होते हैं? तो आप लोगों को 100 वर्ष के अंदर लीप वर्ष की संख्या बतानी है बेटा। तो सर पहला जो साल था, जब से कैलेंडर की शुरुआत हुई, पहली शताब्दी, पहला वर्ष कैसा वर्ष था? पहला साल था, सर 4 का भाग जाता नहीं, इसका मतलब साधारण वर्ष था। दूसरा साल, सर ये भी साधारण था, 4 का भाग नहीं जाता। तीसरा साल साधारण था, क्योंकि 4 का भाग नहीं जाता। चौथा साल, सर चौथा साल जो था वो लीप वर्ष था, क्योंकि 4 का भाग जाता है। फिर यहां से स्टार्ट हुई कहानी, हर 4 साल के बाद में लीप वर्ष आएगा। 5वां साधारण, 6ठा साधारण, 7वां साधारण, 8वां फिर से लीप वर्ष, क्योंकि 4 का भाग जाता है। 10वां, 9वां, 10वां, 11वां साधारण, फिर 12वां लीप वर्ष। यानी सर हर 4 साल के बाद में लीप वर्ष आएगा, मुझे पता चल चुका इतना। तो बच्चे 4 का भाग दे लो ना, हर 4 साल के बाद में लीप वर्ष आता है, तो 4 का भाग दे लो, जितनी बार भाग जाएगा उतनी लीप वर्ष आ जाएंगे। तो सर 4 का भाग देते हैं। अब बच्चे गलती क्या करेंगे? 100 के अंदर डायरेक्ट 4 का भाग देंगे। यहां पर लीप वर्ष लिख रहा हूं, और यहां पर बच्चे नॉर्मल ईयर लिख रहा हूं। लीप वर्ष, साधारण वर्ष। सर 4 का भाग देता हूं तो 25 बार जाता है, दे लिया ना भाग, आ गया ना 25, 25 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर 100वां जो साल है ना, वो खुद अपने आप में कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। क्योंकि सर 100वां जो साल है, वहां 4 का भाग देकर थोड़ी ना चेक करना है, वहां तो 400 का भाग देकर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष है। तो बच्चे आप लोग 100 के अंदर भाग नहीं दे रहे, आप लोग 96 तक भाग दो। 96 तक जब 4 का भाग दिया जाता है तो बच्चे 24 आता है, यानी सर 96 सालों तक 24 लीप ईयर आ चुके होंगे। उसके बाद में सर 100वां जो साल होगा वो साधारण वर्ष होगा, वो लीप वर्ष में काउंट नहीं होगा। तो शुरुआत के जो 100 साल थे उनमें कितने लीप वर्ष माने जाते हैं बच्चे? 24। और पीछे जो 76 साल बच गए ना बच्चे, वो कौन से माने जाते हैं? साधारण वर्ष माने जाते हैं। समझ में आया? 100 सालों के अंदर लीप वर्ष कितने? 24। याद रखने, निकालना नहीं हर बार, याद ही रखने। ये कुछ एक चीजें ऐसी है जिनको आप लोगों को याद ही रखना है। 100 सालों में कितने लीप वर्ष? 24। 100 सालों में ये साधारण वर्ष कितने? 76। अगर मैं 200 सालों की बात करूं बच्चे, 200 सालों में कितने लीप वर्ष माने जाएंगे? सर 100 सालों में 24,
तो 200 सालों में भी तो 24 आएंगे, क्योंकि 200वां जो साल है वो भी तो साधारण ही माना जाएगा। समझ में आई बात? तो 200 सालों में कितने हो जाएंगे बच्चे? 48 लीप वर्ष हो जाएंगे। 100 तक यहाँ 24 और अगले 100 में भी 24 ही माने जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 48। अगर 300 सालों की मैं बात करूं कि 300 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो सर 100 में 24, 200 में 24 और आ जाएंगे, 300 में 24 और आ जाएंगे, तो 24 दिया 72। यानी सर 300 सालों तक टोटल कितने लीप वर्ष होते हैं? 72। और 400 सालों में कितने लीप वर्ष माने जाते हैं बच्चे? क्योंकि 400वां जो साल है वो इस बार लीप वर्ष माना जाएगा। 400 में 400 का भाग जाता है, तो यहाँ 301 से लेकर 400 तक बच्चे 25 लीप वर्ष आएंगे। तो सर 72 तो यही हो गए, 25 और आने वाले हैं, तो टोटल कितने हो गए? 97। तो ये दो कंसेप्ट जरूर याद रखोगे, 100 सालों का याद रखोगे और बच्चे 400 सालों का जरूर याद रखोगे। 100 सालों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24। ठीक है बात? और सर 400 सालों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 97। इन चीजों को याद रखोगे, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। समझ में आई बात? बोलो, समझ में आ गया ना? लीप वर्ष का कंसेप्ट, सर कितने लीप वर्ष होते हैं 100 सालों में, कितने 400 सालों में होते हैं, ये याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट चीज, एक चीज और समझ लेना अब, सर दिन कैसे निकाले जाते हैं? दिन कैसे निकाले जाते हैं समझना। क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन ही स्टार्ट हो चुके हैं, ये मान लेना। मैंने आप लोगों को ये बोला कि आज जो है वो रविवार है। आज बच्चे क्या है? रविवार। तो आज से 100 दिन बाद, आज से 100 दिन बाद कौन सा वार होगा? मैंने आप लोगों को यह बोला, यदि आज रविवार है तो आज से 100 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो बच्चे 100 दिन बाद कौन सा वार होगा, करना क्या होगा समझना। सर 100 दिन बाद पूछ रहा है ना, जितने भी दिन बाद आप लोगों से पूछा जाए, आप लोग उसके अंदर 7 का भाग दे देना बस। 7 का भाग देने के बाद में जो शेष फल आएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा, उससे आप लोगों को मतलब होगा। कितनी बार भाग गया वो जरूरी नहीं है, लेकिन सर जितना शेष फल बचेगा वो जरूरी है, क्योंकि उसी को विषम दिन बोला जाता है। तो सर 7 का भाग दिया, एक बार चला गया, 3 बचा, 30 बन गया, 30 में भाग दूंगा 4 बार जाएगा, शेष फल कितना बचेगा? सर 2 दिन बचेगा। तो विषम दिन कितने बचे? अतिरिक्त दिवस कितने बचे? सर 2। तो 100 दिन बाद अगर आप लोगों से पूछा है ना, तो जो विषम दिन आए हैं उतने दिन बाद पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये है। 100 दिन बाद क्या बार होगा? सर 2 दिन बाद क्या बार होगा? एक ही बात है। यानी 100 दिन को आप लोगों ने 2 दिन में कन्वर्ट कर दिया। तो 100 दिन बाद निकाल लेना, चाहे 2 दिन बाद निकाल लेना, सेम ही बार आएगा। समझ में आ रही चीज? तो सर 2 दिन बाद कौन सा बार होगा? यदि आज रविवार है तो सर 2 दिन बाद कौन सा होगा? मंगलवार नहीं होगा क्या? ये लो। तो सर आज के 100 दिन बाद कौन सा बार होगा? यही होगा बच्चे। आज के 100 दिन बाद भी यही बार होगा, आज के जो 2 दिन बाद बार है। समझ रहे हो ना? जितने दिन बाद आप लोगों से पूछा जाए, बस उसके अंदर 7 का भाग देना है। 7 का भाग देने के बाद में जो भी शेषफल बचे, बस उतना जोड़ना होता है उसके अंदर। समझ में आ गई चीज? समय में आगे जाते हैं तो जुड़ता है, समय में पीछे जाते हैं तो बच्चे माइनस भी होता है। अगला क्वेश्चन समझो। मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आज जो है वो गुरुवार है। आज मान लीजिए बच्चे गुरुवार है, ठीक है? आज गुरुवार है, तो आज के 63 दिन बाद क्या होगा? 63 दिन बाद कौन सा बार होगा? तो 63 दिन बाद पूछा तो आप लोग क्या करोगे? 63 में सर 7 का भाग दोगे, और 63 में 7 का भाग तो पूरा पूरा जाता है, 7 निम 63, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो सर रिमाइंडर क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? 0। 0 बचने का मतलब बच्चे वही दिन रिपीट हो जाता है। 0 बचने का मतलब वापस से वही दिन आएगा। तो सर 63 दिन बाद भी क्या बार होने वाला है? गुरुवार। समझ में आई चीज? यदि मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आज जो है वो शनिवार है, यदि आज जो है बच्चे वो शनिवार है, तो आज के 44 दिन बाद कौन सा वार होगा? आज के 44 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो आप लोग क्या करोगे? 44 में 7 का भाग दोगे। सर 44 में 7 का भाग देंगे, 42 तक तो जाता है, रिमाइंडर क्या बचेगा? सर 2 बचेगा। तो सर 2 दिन जोड़ दो, 44 दिन बाद भी वही बार होगा जो 2 दिन बाद होगा। समझ में आ रही है चीजें? तो सर शनिवार में अगर 2 दिन जोड़ते हैं तो कौन सा वार कहलाएगा? सोमवार। समझ में आया क्या? बोलो। यदि आप लोगों से पहले पूछ लिया जाए, यदि मतलब इस टाइप से क्वेश्चन दे दे कि आज जो है वो तो है बच्चे रविवार, और
आज से 29 दिन पहले, 29 दिन पहले कौन सा वार था, यह पूछ लिया गया, पहले पूछ रहा है। निकालेंगे वैसे ही, 29 दिन बाद का पूछे तब भी वैसे निकालते, 29 दिन पहले का पूछा तब भी वैसे निकालते। लेकिन बच्चे इतना याद रखना, समय में अगर आगे जा रहे हो तो प्लस किया जाता है, और समय में अगर पीछे जा रहे हो तो बच्चे माइनस किया जाता है। समझ में आई चीज? निकालना वैसे ही है। सर 29 दिन पहले पूछ रहा है तो 29 में 7 का भाग दूंगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा बच्चे 1, शेषफल 1 बचेगा। तो इस बार आप लोगों को जोड़ना नहीं है बच्चे, एक दिन क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर पहले का पूछ रहा है। समझ में आई चीज? और पहले अगर जाना है तो बच्चे माइनस करके जाओगे, तो सर माइनस का 1 कर देंगे, रविवार से एक दिन कम करेंगे तो कौन सा दिन आएगा? शनिवार आएगा। क्या समझ पाए बात को? बस ये कंसेप्ट चलता है। बीच के दिन पता होने चाहिए, 1 तारीख का वार पता है, अगली तारीख का वार निकालना, बीच के दिन पता होने चाहिए। उन दिनों के अंदर 7 का भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा बस उतना जोड़ देंगे। तारीख का वार पता है, उससे पहले वाली किसी तारीख का वार पूछ रहा है तो बीच के दिन पता होने चाहिए, 7 का भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वो घटा देंगे। ठीक है। एक चीज और याद रखना, स्लॉट जो है वो पूरे 7 दिन का होता है। स्लॉट जो है वो पूरे 7 दिन का होता है, यानी सप्ताह जो है वो पूरे 7 दिन का होता है। तो सर हमें तो पूरा का पूरा 7 दिन कवर करना होता है, स्लॉट 7 का बनाना होता है। मतलब जैसे रविवार है, मैं आप लोगों को यह कहूं कि रविवार के अंदर आप लोग 5 दिन जोड़ो, तो बच्चे 5 दिन जोड़ने से ज्यादा अच्छा क्या है कि आप लोग 2 दिन घटा दो, वार वही आएगा। समझ में आ रही है बात? स्लॉट जो है वो पूरे 7 दिन का बनाना होता है बच्चे आप लोगों को। तो 5 दिन जोड़ोगे तब भी शुक्रवार पे पहुंचोगे, और सर 2 दिन घटाएंगे तब भी शुक्रवार पे पहुंचेंगे। तो बच्चे स्लॉट 7 दिन का होता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सर 6 दिन जोड़ने पड़ गए, तो 6 दिन क्यों जोड़ेंगे? 1 दिन घटा देंगे, स्लॉट हमें 7 का बनाना होता है, तो 6 दिन जोड़कर भी उसी वार पे पहुंचा जाएगा, 1 दिन घटाकर भी उसी वार पे पहुंचा जाएगा। तो सहूलियत के हिसाब से कर लेंगे, जो ज्यादा अच्छा लगेगा वो कर लेंगे उस टाइम। समझ में आई बात? क्लियर है? अब अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं बच्चे डायरेक्ट। इतना आप लोग समझ गए ना? अब क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। निम्नलिखित में से विषम को छांटिए। विषम को छांटना है बच्चे, तो साधारण और लीप वर्ष में ही होगा ये तो विषम। 1900 सर 400 का भाग नहीं जाता, तो कैसा वर्ष है बच्चे? सर नॉर्मल ईयर है। 1700 सर 400 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब कैसा वर्ष है? सर नॉर्मल ईयर होगा। सर 1882 4 का भाग देकर चेक करना पड़ेगा, सर 82 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब कैसा वर्ष है? सर नॉर्मल ईयर है। 1864 64 में तो सर 4 का भाग जाता है, इसका मतलब लीप ईयर है। और अगर ये लीप वर्ष हुआ तो बच्चे बाकी के 3 जो है वो आपके साधारण वर्ष थे, ये लीप वर्ष था। तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आई चीज? साधारण और लीप को पहचानना सीख गए। अब देखिए वर्ष 2003 से 2015 के बीच में अधिवर्षों की संख्या बताइए। अधिवर्ष का मतलब समझ गए ना? लीप वर्ष की संख्या आप लोगों को बतानी है। तो सर 2003 से 2004 के बीच में, सॉरी 15 के बीच में, एक तो 2004 आया होगा, लीप वर्ष है। इसके 8 साल बाद सर 2008 भी आया होगा, लीप वर्ष माना जाएगा। और सर इसके 4 साल बाद 2012 भी लीप वर्ष था। इसके 4 साल बाद देखो तो 2016 आएगा, जो इससे ज्यादा चला जाएगा। हमें तो इनके बीच का ही कैलकुलेट करना है। समझ में आई बात? तो बच्चे कितने हैं? सर 3 है। तो 3 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बेटा चुटकियों में उड़ाओगे। अगर आप लोगों को जितनी बातें बताई है वो समझ में आ गई तो क्वेश्चन चुटकियों में उड़ाओगे। बस 2-3 चीजें याद रखनी है। महीने के अंदर कितने विषम दिन होते हैं ये पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आप लोगों को सर किसी भी संख्या में 7 का भाग दे दूं तो कितना शेषफल बचता है, बस ये पता होना चाहिए, और कुछ नहीं। हाँ, साल की अगर मैं बात करूं ना, क्वेश्चन को चलो बाद में देखते हैं। अगर मैं साल की बात करूं कि सर वर्ष के अंदर कितने विषम दिन होते हैं, एक चीज और समझ लो साथ ही साथ, फिर बाद में क्वेश्चन तो करनी है। साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं, सर साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है 365 दिन होते हैं। और अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं तो मुझे पता है कितने दिन होते हैं बच्चे? 366 दिन होते हैं। होते नहीं होते? अगर बच्चे इन दिनों को आप लोगों को सप्ताह में तोड़ने को बोले, यानी इन दिनों के आप लोगों को सप्ताह बनाने को बोले, तो कैसे बनाओगे? सर 7 का भाग देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन माने जाते हैं।
तो सर 7 का भाग दूंगा तो 52 बार तो पूरा पूरा जाएगा, एक लास्ट में शेषफल बचने वाला है। इसको जब मैं सप्ताह में तोड़ने की कोशिश करूंगा तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर 52 सप्ताह तो पूरे पूरे होते हैं, 52 सप्ताह तो पूरे पूरे होते हैं, एक दिन अतिरिक्त बचता है, बचता है नहीं बचेगा बोलो? तो सर 52 सप्ताह एक दिन, और जो एक दिन अतिरिक्त बचता है बच्चे वही तो विषम दिन कहलाता है। यानी सर साधारण वर्ष के अंदर अगर विषम दिन की मैं बात करूंगा ना, साधारण वर्ष में अगर विषम दिन की मैं बात करूंगा तो कितना माना जाएगा? एक माना जाएगा। ठीक है बात। सर 366 को सप्ताह में तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसको अगर तोड़ोगे तो बच्चे 52 सप्ताह तो कंप्लीट माने जाएंगे, 52 सप्ताह तो पूरे पूरे माने जाएंगे। और सर 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, 2 दिन अलग से बचेंगे, और जो अलग से बचते हैं ना वही बच्चे क्या होते हैं? विषम दिन माने जाते हैं। यानी सर लीप वर्ष की अगर मैं बात करूंगा तो विषम दिनों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 2। क्लियर बात? साधारण वर्ष में विषम दिन 1, लीप वर्ष में विषम दिन कितना? 2। विषम दिन का मतलब समझ रहे हो ना? 366 में 7 का भाग देना है, जो शेषफल बचेगा वो विषम दिन है, तो शेषफल कितना बचेगा? 2। 365 में 7 का भाग देना है, शेषफल कितना बचेगा? 1। यही विषम दिन माने जाते हैं। समझ में आएगी चीज? अब एक चीज और समझो बेटा कि सर साधारण वर्ष हो चाहे फिर लीप वर्ष हो, इसमें एक विषम दिन, इसमें 2 विषम दिन, तो सर साल कोई सा भी उठा लूं एक विषम दिन तो पक्का आएगा, क्योंकि यहां 1 है यहां 2 है, 0 तो किसी में है ही नहीं। तो सर साल कोई सा भी हो एक विषम दिन तो पक्का ही आएगा, लेकिन अगर लीप वर्ष आया तो सर 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है बात? ये चीज काम में लेंगे आगे जाकर। अब बात करते हैं बच्चे वापस से क्वेश्चनों की। देखना यहां तक कर लिया, अगला क्वेश्चन समझो। पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? पहली शताब्दी का मतलब बच्चे सर 1 साल से लेकर 100 साल तक, वही पहली शताब्दी थी। तो सर 100 सालों में विषम दिन पूछ रहा है, अधिवर्ष पूछ रहा है। अच्छा अधिवर्ष पूछा है यानी लीप वर्ष पूछा है। अभी अभी तो आप लोगों ने निकाला रे सर 24 तो लीप ईयर माने जाते हैं, और कितना माना जाता है? 76 जो है वो नॉर्मल ईयर माना जाता है। और बच्चे ये जो लीप वर्ष होंगे यही विषम दिन कहलाएंगे। समझ रहे हो ना? यही विषम दिन भी कहलाते हैं, आगे चलकर समझ में आएगा। तो कितना? 24। ठीक है ना? कितना आएगा बच्चे? 24। ये पहले बता दिया मैंने, लेकिन क्वेश्चन बन जाता है बेटा एग्जाम में। आगे देखें, चौथी शताब्दी तक कुल कितने अधिवर्ष होते हैं? तो बताया था ना 400 सालों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? सर 24 तो 100 सालों में हो गए, 200 सालों में 24 और हो गए, 300 सालों में 24 और हो गए, और 400वां जो साल होता है 301 से लेकर 400 तक उसमें सर 25 होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं बच्चे? 97। याद ही रखना है इसको। ठीक है ना? तो 400 सालों तक कुल कितने अधिवर्ष होते हैं? 97। अगला 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? अच्छा 29 फरवरी। सर एक बात बताओ, 29 फरवरी आती कब है बेटा? 29 फरवरी कब आती है? सर जब जो लीप वर्ष होगा तभी आएगी 29 फरवरी। तो 29 फरवरी आने का मतलब सर लीप वर्ष, यानी सर हमसे 29 फरवरी नहीं पूछी जा रही, हमसे पूछा जा रहा है लीप वर्ष कितने आएंगे, क्योंकि जब लीप वर्ष आएगा तभी तो 29 फरवरी आएगी ना। तो आप लोगों से क्या पूछा गया? 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? सर जितनी बार लीप वर्ष आएगा उतनी ही बार 29 फरवरी आएगी। अभी अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया है कि 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं बच्चे? 97। तो 97 तो 29 फरवरी आएगी। बोलो करने की जरूरत है क्या? नहीं ना, सेम ही क्वेश्चन था, बस अलग तरीके से पूछा गया। अगला देखिए, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी? दोनों में फर्क है बच्चे। 29 फरवरी कितनी बार आएगी और 29 तारीख कितनी बार आएगी, दोनों चीजों में फर्क है, कंफ्यूज मत होना। 29 फरवरी सर लीप वर्ष में आती है केवल, 29 तारीख तो सर हर महीने में आती है। जनवरी 31 दिनों का होता है, 29 तारीख तो आएगी। फरवरी सर 28 या 29 वाला होता है, चलो उसका अलग कंसेप्ट है। सर मार्च 31 का होता है, 29 फरवरी तो आएगी। अप्रैल 30 का होता है, 29 तारीख तो आएगी, फरवरी नहीं। यानी 29 तारीख जो है सर वो हर महीने में आती है, सिर्फ फरवरी को छोड़कर। फरवरी में कभी कभार ही आएगी, वो आप लोगों को पता है। यानी सर मैं ये कह सकता हूं कि साल कोई सा भी हो, साधारण हो चाहे लीप वर्ष हो,
लीप वर्ष में 29 फरवरी आती है, इसलिए उसके अंदर हर महीने में फरवरी 29 तारीख आएगी। और सर साधारण वर्ष के अंदर फरवरी जो है वो 28 की रह जाती है, इसलिए साधारण वर्ष के अंदर 29 तारीख कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी। समझ रहे हो? तो सर साल कोई सा भी हो, 11 बार 29 तारीख तो आती है। ये अलग चीज है कि लीप वर्ष के अंदर 12 बार 29 तारीख आएगी, लेकिन सर साल कैसा भी हो 11 बार तो पक्का ना, मानते हो ना इस चीज को? सर 400 साल है, 400 साल है, हर एक साल में 11 बार 29 तारीख तो पक्की है, मानकर बैठिए। तो सर कितनी होगी? 4400 होगी कि नहीं होगी? बोलो। हर बार अगर 11 11 29 तारीख में जोड़कर चलूं तो बच्चे कितनी होगी? 4400। लेकिन सर इन 400 सालों के अंदर जो लीप वर्ष आए होंगे उनकी एक एक आपने 29 फरवरी को काउंट नहीं किया, एक एक 29 तारीख को काउंट नहीं किया, तो बच्चे लीप वर्ष कितने आते हैं? सर 97 97 आते हैं। हमें पता है, अभी 2 क्वेश्चन करके आए हैं सर, 97 आते हैं। तो उनके अंदर 29 फरवरी आएगी तो सर उसको भी तो जोड़ो, वो भी तो 29 तारीख कहलाएगी। तो सर 97 और ऐड करवा दो इसके अंदर, और 97 जैसे ही ऐड करवाओगे तो बच्चे 4497 जो होगा वो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। याद रखना है, मैं इन क्वेश्चनों को सोल्व करवा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन याद ही रखने हैं स्टार्टिंग वाले। समझ में आई क्या बात? 4497 कौन कौन से क्वेश्चन बेटा याद रखने, देखना कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने होंगे वो समझ लो। सम विषम आप लोग निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये, चलो याद रखने लायक बात नहीं है, तो कैलकुलेट किया जाता है। पहली शताब्दी में कुल कितने दिवस थे? याद रखना है। समझ में आई बात? 24। सर 400 तक कितने लीप वर्ष माने जाते हैं? 97, याद रखना है। नेक्स्ट 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? सेम वही बात है, लीप वर्ष याद रखना है। नेक्स्ट 400 वर्षों में कुल 29 तारीख कितनी बार आती है? याद ही रखना है, इनको एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करना। 4 चीजें ऐसी बताइए जो याद रखने लायक है, ठीक है ना? आगे देखिए, यदि आज रविवार है तो आज से 40 दिन बाद कौन सा वार होगा? बताया था ना, 40 दिन बाद पूछ रहा है। 7 का भाग देकर इसको छोटा कर लीजिए, 7 का भाग देकर जो भी शेषफल आएगा बस उतने दिन बाद बताना है। सर 40 दिन बाद पूछ रहा है, और बाद पूछ रहा है इसका मतलब बेटा प्लस, ये याद रखना। सर 40 दिन बाद पूछ रहा है, 40 के अंदर 7 का भाग दूंगा 35 तक जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? सर 5 बचेगा। यानी 40 दिन बाद निकालूं या 5 दिन बाद निकालूं, बात एक ही है। समझ में आई चीज? तो बच्चे आज कौन सा वार है? रविवार। रविवार के अंदर क्या करवाना है? सर 5 जोड़ना है। तो बेटा 5 जोड़ू क्या? 5 जोड़ने में मुझे थोड़ी सी समस्या हो रही है। मैं क्या करता हूं, 5 की जगह क्या करता हूं? 2 घटा देता हूं। स्लोट 7 का बनाना है, बताया था ना। तो सर 5 जोड़ोगे तभी फ्राइडे आएगा, और 2 सर घटाओगे तभी फ्राइडे आने वाला है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे? शुक्रवार। क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? शुक्रवार। समझ में आई ना बात? स्लोट 7 दिन का। क्वेश्चन के हिसाब से हमें 5 जोड़ना था, लेकिन हमने 2 घटाकर भी काम चला लिया। नेक्स्ट देखिए, यदि आज मंगलवार है तो आज से 100 दिन बाद कौन सा वार होगा? सर 100 दिन बाद पूछा जा रहा है। 7 का भाग दूंगा, 7 का भाग दूंगा 3 बचेगा, 28 तक जाएगा 2 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा जी? सर रिमाइंडर बचेगा 2। 100 दिन बाद का मतलब सर 2 दिन बाद, ठीक है ना? तो 2 दिन जोड़ देते हैं, तो मंगलवार के अंदर 2 दिन ऐड करवा दो। समझ में आने लग गया होगा अब तो मंगलवार में 2 दिन ऐड करवाओगे तो बच्चे गुरुवार आएगा। यानी सर आज के 100 दिन बाद वही वार होगा जो आज के 2 दिन बाद होने वाला है। समझ में आ गई चीज? तो कौन सा वार आएगा? गुरुवार। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिए, यदि आज शनिवार है तो आज से 63 दिन बाद कौन सा वार होगा? 63 दिन बाद पूछा जा रहा है। सर 63 के अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा? शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा? 0। और जब 0 आता है तो बच्चे वही वार हो जाता है, यानी सर शनिवार ही आएगा, सेम डेज रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आज गुरुवार है तो आज से 55 दिन पहले कौन सा वार होगा? पहले की बात कर रहा है बेटा, अभी तक पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन किए उनमें पूछा गया बाद में, इसमें पहले पूछ रहा है। पहले पूछने का मतलब काउंट सर वैसे करना है, हमें निकालना वैसे ही, लेकिन सिर्फ माइनस करवाना होता है, इतना याद रखना। सर 55 दिन पहले पूछा जा रहा है, 7 का भाग दूंगा, 7 7 49, 7 8 56, सर रिमाइंडर आएगा 6, आएगा कि नहीं आएगा बोलो? तो सर हमें ये 6 दिन जोड़ने नहीं है, घटाने हैं। तो बेटा गुरुवार में 6 दिन घटा दो, तो सर 6 दिन घटाऊं, इससे ज्यादा 1 दिन जोड़ दूं? स्लोट 7 का बनाना है ना, 6 दिन घटाकर भी उसी बार पे पहुंचा जाएगा जो एक बार जोड़ने पर पहुंचा जाएगा। तो गुरुवार में 1 दिन आप लोग ऐड करवा दीजिए, कौन सा बार आएगा बच्चे? शुक्रवार।
समझ में आई ना बात? तो बस मैंने बताया था ना, जो हमें अच्छा लगेगा वो काम करवा लेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से 6 तो माइनस करना है, 6 जोड़ नहीं सकते। समझ में आई ना बात? लेकिन सर 6 घटाने से ज्यादा अच्छा 1 जोड़ना, तो 1 जोड़ लिया। तो कौन सा वार आएगा बच्चे? 1 जोड़ना ही है ना, शुक्रवार, फ्राइडे आएगा। नेक्स्ट, यदि आज सोमवार है तो आज से 27 सप्ताह बाद कौन सा वार होगा? नया कंसेप्ट बच्चे। सप्ताह का मतलब क्या होता है? 7 दिन। 1 सप्ताह बाद सर वही दिन आएगा, 2 सप्ताह बाद वही दिन आएगा, क्योंकि पूरा सप्ताह हो चुका है ना। समझने की कोशिश करना। सर 1 सप्ताह में 7 दिन होते, यानी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक सारे के सारे बार एक एक बार आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो आप लोग बोलोगे कि हाँ सर एक एक बार तो आ जाएंगे सारे के सारे बार। इसका मतलब सर 1 सप्ताह खत्म हो चुका है। अगला सप्ताह 8 तारीख को स्टार्ट होगा और 8 तारीख से लेकर सर 14 तारीख तक चलने वाला है। 7 दिन का 1 सप्ताह माना जाता है। तो बच्चे 8 तारीख को वही तो वार हुआ जो 1 तारीख को था। मानते हो ना इस बात को? तो वापस से वही वार तो आएगा। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 सप्ताह बाद वही वार आता है। सर 2 सप्ताह बाद अगला जो सप्ताह स्टार्ट होगा वो 15 से लेकर 21 तक चलने वाला है। 7 दिन का होता है सप्ताह। तो सर 1 तारीख को भी वही वार है जो 8 को है, और जो 8 को है वही 15 को मिलने वाला है। यानी जितने भी सप्ताह बाद आप लोगों को बोला जाए ना, सेम डे होता है बच्चे। 2 सप्ताह बाद वही दिन मिलेगा, 3 सप्ताह बाद वही दिन मिलेगा। तो इसने क्या पूछा? 27 सप्ताह बाद कौन सा वार होगा? सर जो है वही रहेगा, सोमवार ही रहने वाला है। समझ में आएगी ना बात? अगला, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शनिवार था तो आने वाले कल से 1 दिन बाद कौन सा वार होगा? इन क्वेश्चनों को करने का तरीका समझ लेना बेटा। आज की बात करते हैं। अपन आज के ऊपर बैठे हैं। आज जो है वही है सब कुछ। ये बैठा बच्चे आज। अब यहां से आप लोग आगे पीछे जाने की कोशिश करना, जैसे क्वेश्चन ने आपको बोला है यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो सर बीता हुआ कल ये रहा, बीता हुआ कल ये रहा। कितने दिन पहले बेटा? सर 1 दिन पहले था भी। आज तो प्रेजेंट है, वर्तमान है। बीता हुआ जो कल है जो चला गया वो 1 दिन पहले तो था। मानते हो इस बात को? तो सर बीता हुआ जो कल है वो 1 दिन पहले था। तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले, बीते हुए कल से 2 दिन पहले, यानी सर 2 दिन का गैप और भी लेना पड़ेगा हमें। 2 दिन पहले क्या वार था बच्चे? शनिवार था। यहां पर बच्चे सैटरडे था। ठीक है बात। आगे क्या बोल रहा है? तो आने वाले कल के 1 दिन बाद कौन सा वार होगा? यहां से ही करना है। आने वाला कल सर 1 दिन प्लस में 1 दिन बाद ही तो आएगा। ये आने वाला कल है, और आने वाले कल के 1 दिन बाद कौन सा वार होगा? यानी सर इसके भी 1 दिन बाद ही पूछा जा रहा है, यहां कौन सा वार होगा? ये क्वेश्चन है बच्चे। इस तरीके से आपको करना पड़ता है। समझ में आई चीज? आज से स्टार्ट करोगे, पीछे जा रहे हो वो गैप ले लो, आगे जा रहे हो वो गैप ले लो, आंसर आ जाएगा। तो सर यहां हमें पता है शनिवार है, यहां से हमें यहां का वार निकालना है। बीच में जितने दिन होंगे उनको काउंट कर लो, उतने दिन बाद का ही वार आप लोगों को निकालना होता है। तो सर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी सर 5 दिन बाद, 5 दिन बाद हमें निकालना है। तो सर सैटरडे है, 5 दिन बाद कौन सा वार होगा? सैटरडे में 5 जोड़ दो, शनिवार के अंदर 5 जोड़ दो। सर 5 जोड़ूं क्या? 5 जोड़ने से ज्यादा अच्छा मुझे ये लग रहा है मैं 2 घटा दूं। समझ रहे हो ना बात को? स्लॉट 7 का बनाना है तो सर 2 घटा ही देता हूं। 1 घटाता हूं तो शुक्रवार, 2 घटाता हूं तो गुरुवार। तो गुरुवार आपके क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है बच्चे। समझ में आ गई ना बात? गुरुवार आएगा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि आज से 3 दिन पहले, ये बैठा आज, अब तो जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन। सर आज से 3 दिन पहले गुरुवार था, मतलब यहां पर गुरुवार था। तो आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल 1 दिन बाद, इसके भी 2 दिन बाद की बात कर रहा है सर। कौन सा वार होगा यहां पूछा जा रहा है। अब तो लिखने की भी जरूरत नहीं है कि ये कल था आने वाला, ठीक है ना? तो सर यहां से यहां तक का वार हमें निकालना है। कितने दिनों का गैप हो गया? 3, 1 4 और 2 6, यानी सर 6 दिन बाद, 6 दिन बाद कौन सा वार होगा? ठीक है ना? अब 6 दिन बाद का निकालना है। इससे ज्यादा अच्छा क्या करेंगे सर? 6 जोड़ने की जगह अपन क्या करेंगे? 1 घटाएंगे। तो सर गुरुवार में से 1 दिन घटा लेता हूं। कौन सा दिन आने वाला है? बुधवार। समझ में आ गई ना चीज? 6 दिन जोड़ोगे, इससे ज्यादा अच्छा 1 दिन घटा लो। नेक्स्ट करिए,
यदि बीते हुए कल के 5 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 7 दिन बाद कौन सा बार होगा? आज से ही शुरुआत करनी है बच्चे हमेशा। सर ये आज है। यदि बीते हुए कल के 5 दिन पहले, तो बीता हुआ कल तो 1 दिन पहले था, इससे भी 5 दिन पहले की बात कर रहा है सर। बीते हुए कल के 5 दिन पहले रविवार था, यहां पर बच्चे संडे था, ठीक है ना, संडे था। तो आने वाले कल के 7 दिन बाद, आने वाला कल सर 1 दिन बाद आएगा, इसके भी 7 दिन बाद आप लोगों को बताना है बच्चे। गैप धीरे धीरे ज्यादा होता जा रहा है, लेकिन हमें समस्या नहीं हो रही, पता नहीं क्या है। तो सर यहां का बार पता है, यहां का बार निकालना है, कितने दिन बाद का निकालना है? 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 7 14। सर 14 दिन बाद का निकालना है, और 14 दिन बाद का निकालने का मतलब सर जो 7 के पहाड़े में आएगा वो तो वही दिन रिपीट होता है। 7 दिन बाद वही बार, 14 दिन बाद वही बार, 21 दिन बाद वही बार, 28 दिन बाद भी वही बार, 35 दिन भी बाद वही बार, 42 दिन बाद भी वही बार। यानी 7 के पहाड़े में जो आएगा वो सेम है, क्योंकि 7 का भाग दूंगा 0 बचेगा। समझ में आ रही है ना बात? तो बच्चे 14 दिन बाद वही बार होगा, यानी संडे ही यहां पर मिलने वाला है, सेम डे आएगा। क्यों आएगा बता दिया, रविवार। नेक्स्ट, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 22 तारीख को क्या बार होगा? नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चे यहां से क्वेश्चन। एक दिन के लिए इतनी ही क्लास काफी है, ज्यादा लंबी क्लास लेंगे तो बच्चे फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते, उस चीज को बीच में ड्रॉप करके चले जाते हैं। तो उम्मीद ऐसी है बच्चे, मैंने आप लोगों को जो चीजें बताई है वो बिल्कुल अच्छे से समझाई होगी, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अच्छे से पहली क्लास देख लेना, आगे आने वाली क्लासों में दिक्कत नहीं होगी। कैलेंडर का टॉपिक पूर्णतः आप लोगों का बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने वाला है। सारा का सारा कंसेप्ट एक ही पार्ट पे चलता है और उसका नाम आता है बच्चे विषम दिन। ठीक है बात? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चे इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।